गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या। कल हमने देखा था बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्शन, और बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्शन में सर हमने कौन कौन सी बातें देखी थी। तो हमने एक तो देखा था कि सर इंटरेस्ट और फॉरेक्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, उसके ऊपर कोई जीएसटी बीएसटी की बात नहीं होती है। फिर सर हमने एक दो चीजें और भी देखी थी कि जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करते हैं। अच्छा सर, क्या जो इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड का उस पे तो जीएसटी की बात करेंगे, पर जो दूसरा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मार्जिन फैसिलिटी पे जो इंटरेस्ट दिया गया उस पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी। सर कल हमने देखा था कि मार्जिन फैसिलिटी क्या होती है कि मेरे डीमैट अकाउंट में पैसे तो कम पड़े पर फिर भी मैं ज्यादा से ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, फिर हमने देखा था कि सर जो भी अदर चार्जेस रहते हैं, अदर चार्जेस मतलब सर अदर चार्जेस मतलब डेबिट कार्ड के चार्जेस हो गए, प्रोसेसिंग फीस हो गई, मिनिमम बैलेंस आपने बैंक अकाउंट में नहीं रखा उसके चार्जेस हो गए, इन सब चार्जेस पे भी जीएसटी की बात करते हैं। अच्छा, फिर सर एक सर्कुलर आया था सिंपल सा। सर्कुलर क्या कहता था कि अगर मैडम आपने मेरे से मोबाइल फोन खरीदा और मैं ही आपको लोन दे रहा हूं तो गुड्स और इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन करना और कंपोजिट सप्लाई मान के जो जीएसटी का रेट गुड्स पे लगेगा उसके हिसाब से पूरे बंडल के ऊपर रेट लगा दो। पर सर अगर मैडम को कोई दूसरी एजेंसी बजाज लोन दे रही है तो मैडम और मेरा ट्रांजैक्शन तो सिर्फ मोबाइल फोन का ही है। अब लोन कौन दे रहा है? बजाज लोन दे रहा है। क्योंकि अब बजाज लोन दे रहा है तो नाउ दिस इज प्योर लोन ट्रांजैक्शन। अब सर जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, ऐसी सेम बात हमने सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ी थी, बताओ कहां पे? ऐसी सेम बात हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ी थी। एक एजेंट हम जब पढ़ रहे थे, एक एजेंट था, एग्जाम का क्वेश्चन भी हमने करा था। हाँ, कौन सा एजेंट था? बहुत बढ़िया, डेल क्रेडर एजेंट। सच्चा झूठा एजेंट तो ठीक है, डेल क्रेडर एजेंट के केस में हमने सेम बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है सर, गारंटी देता है प्रिंसिपल को। किस बात की गारंटी देता है? इस बात की गारंटी देता है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर डेल क्रेडर एजेंट सच्चा एजेंट होता है तो गुड्स के साथ इंटरेस्ट को क्लब करो, और अगर डेल क्रेडर झूठा एजेंट है तो इंटरेस्ट को क्या करो? एग्जाम। बोलो माता रानी की जय। ठीक है, याद आया कुछ? बहुत बढ़िया। उसके बाद सर आरबीआई की सर्विसेज पहले एग्जाम्प्ट होती थी, अब आरबीआई की सर्विसेज आर टैक्सेबल। अच्छा हाँ सर, कार्ड प्रोसेसिंग जो भी कार्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर वैल्यू चार्जेस की नहीं ट्रांजैक्शन की, तो अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू अप टू 2000 है तो जो चार्जेस हैं वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज में दो थे, बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। आप फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट में यूं ही कंफ्यूज हैं, कुछ है ही नहीं राजा। बैंक के टाइम पे क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि यार रूरल एरियाज में तो बैंक खुल ही नहीं रहे। ये बात थी 2006-7 की। तो रूरल एरियाज में तो बैंक खुल ही नहीं रहते, तो उन्होंने सोचा ऐसी क्या प्रॉब्लम क्या है। तो बैंक वालों ने बोला देखो रूरल एरियाज में इतनी बड़ी ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर हम क्या करें। तो एक नेक इरादे से हमने बोला क्यों ना हम बैंकों की छोटी छोटी ब्रांच बना ले। तो हमने छोटी छोटी ब्रांच बना ली, उसमें हमने एक बनाया बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक था हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस करस्पॉन्डेंट बहुत बड़ा नाम है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या बैंक के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है? हाँ कर सकता है। मतलब ये ऐसा ही है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट सच्चा एजेंट हुआ, ये बैंक के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है। बिजनेस फैसिलिटेटर के पास इतनी पावर नहीं है, ये बस मदद करेगा
या तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट की या तो बैंक की। बोलो बात आपको क्लियर है क्या? सर अगर हमारा बीएफ और बीसी है ना, बीएफ का मतलब यही है बिजनेस फैसिलिटेटर और बीसी का मतलब भी यही है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कृपया ख्यालों में ना खो जाए, ठीक है। तो अगर बीएफ और बीसी सर्विसेज दे रहा है बैंक को और ब्रांच है कहां पे? रूरल एरियाज में, तो अगर रूरल एरिया में ब्रांच है तो एग्जेम्प्ट, और अगर अर्बन एरिया में ब्रांच है तो जीएसटी तो लगेगा, आरसीएम पे लगेगा। क्वेश्चन में आपको तो क्या ही मानना है? डैश। एग्जेम्प्ट नहीं लिख के आएंगे, क्या मार के आएंगे? डैश। ठीक है। तो कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट आया था कि सर वहां पे ऐसा क्यों है। तो राजा जब हम जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, सामने वाला पे कर रहा है, तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा सर अगर इंटरमीडियरी सर्विसेज दे रहा है बीएफ और बीसी को, तो वो जो इंटरमीडियरी सर्विसेज दे रहा है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी बैंकिंग के केस में। पर अगर इंटरमीडियरी यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो सर वो हो जाएगी हमारी टैक्सेबल, चाहे रूरल ब्रांच हो या अर्बन ब्रांच। ठीक है सर, एक हमारा बच्चों जैसा एग्जेम्पशन आ गया है, दैट इज आईईएस। सर ये आईईएस क्या होता है? तो ये समझो ध्यान से। आईईएस बोलो, आईएफएस बोलो, बात एक ही है। आईएफएस इज इंटरमीडियरी ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विस। अभी समझना ध्यान से, देश में मोदी जी ये चाहते हैं कि हम फॉरेनर्स को इनवाइट करें, हम फॉरेनर्स को बहुत सारी सर्विसेज दें। उसके लिए इतने काबिल लोग भी होने चाहिए देश में जो फॉरेनर्स को सर्विस दे पाए। तो यार ऐसे लोग थे नहीं, सरकार ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्ट में एक पोजीशन बनाई, उस पोजीशन का नाम रखा क्या? इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडियरी है ये अलग अलग एक्ट में स्पेसिफाइड है। जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ इंटरमीडियरी स्पेसिफाई करे हैं, जैसे आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में कुछ कुछ इंटरमीडियरी स्पेसिफाई करे हैं। और इन इंटरमीडियरी को कहा गया आप सिर्फ उन्हीं को सर्विसेज दोगे जो कस्टमर कहां लोकेटेड है? इंडिया के बाहर। तो अब यहां पे समझो ध्यान से, यहां पे है हमारा कौन? इंटरमीडियरी। और ये इंटरमीडियरी सर्विसेज किसको दे रहे हैं? कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब एक चीज ध्यान से याद रखना, हमने इंटरमीडियरी के सर्विसेज को इसलिए एग्जेम्प्ट करा क्योंकि हमारा स्वार्थ है, हमारे देश में क्या आ रहा है? डॉलर। सरकार सिंपल सा प्रोविजन लाती है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं अलग अलग एक्ट के हिसाब से, अगर इंटरमीडियरी सर्विसेज दे रहा है किसको? कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। पर हमें क्या चाहिए? डॉलर। अगर वो फिरंगी रुपीस में पेमेंट करता है तो चलेगा क्या? नहीं सर, तो नहीं चलेगा। हमें आईएनआर की जरूरत नहीं है। हमें आईएनआर को छोड़ के कोई भी फॉरेन करेंसी आ जाए हमें उसकी जरूरत है। सर दूसरा क्वेश्चन, आखिरकार ये जो इंटरमीडियरी है ये रहेगा कहां पे? तो इंटरमीडियरी हमारा लोकेटेड रहेगा मल्टी सर्विस एसईजेड, जिसको एक स्टेटस मिला हुआ है, स्टेटस का नाम है आईएफएससी स्टेटस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, वापस से सुन लो, एग्जाम्शन बहुत ही बेसिक सा है, शायद ही ये एग्जाम में पूछेगा। यहां पे है हमारा कौन? इंटरमीडिएट। सरकार क्या चाहती है कि देश में फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़े, हम सिर्फ इंडिया के लोगों के ही खाते क्यों खुले? स्टैंडर्ड चार्टेड फॉरेन का बैंक है,
तो सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ के लोग, इंडिया के जो बाहर वाले लोग हैं, उनको भी सर्विसेज दें, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड। हमने बोला इंटरमीडियरी की सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। हमने पूछा बताओ क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो यार हमें पैसा चाहिए, किसमें? डॉलर। मैंने डॉलर इसलिए कहा, रुपीस को छोड़ के कुछ भी, ठीक है, रुपीस को छोड़ के हमें रुपीस नहीं चाहिए। अगर यार रुपीस आ रहे हैं तो थोड़ी हमको प्रमोट करना है। दूसरा, सर ये इंटरमीडियरी कहां लोकेटेड रहेगा? तो ये हमारा इंटरमीडियरी लोकेटेड रहेगा मल्टी सर्विस एसईजेड। मल्टी सर्विस एसईजेड का मतलब होता है एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है। अब सर यहां पे इसका स्टेटस होना चाहिए कौन सा? आईएफएससी स्टेटस। सारी एसईजेड को एग्जम्पशन नहीं है, सारे इंटरमीडियरीज को एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ वही इंटरमीडियरी को एग्जम्पशन है जिसका स्टेटस क्या है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सिंपल। क्या ये एक स्टेटस है। ये आईएफएससी क्या है? आईएफएससी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट आपको एक स्टेटस देती है कि आप अब से एक रिकॉग्नाइज सेंटर, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है आईएफएससी का। नहीं, वो बिल्कुल अलग है, वो अलग है, ठीक है। आईएफएससी कोड बैंकिंग वाला अलग है और ये वाला अलग है, ठीक है। कहां से कहां ले जाते हो यार तुम? बढ़ो आगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। बैंकिंग रिलेटेड एग्जम्पशन खत्म होगा। क्या क्या था बैंकिंग रिलेटेड में? अच्छा, ऐसे हेड वाइज ध्यान रखोगे ना तो एग्जम्पशन चैप्टर कभी नहीं भूलोगे। एक एक चीज याद रखोगे ना तो भूल जाओगे। जैसे अगर मैंने कहा चैरिटेबल ट्रस्ट, तो दिमाग यूं दौड़ना चाहिए, हाँ सर चैरिटेबल में वो रूम वूम की लिमिट थे और वो सब था। फिर मैंने कहा हॉस्पिटल, तो दिमाग दौड़ना चाहिए, हाँ सर हॉस्पिटल में ये था। फिर मैंने बोला एजुकेशन, तो दिमाग दौड़ना चाहिए सर एजुकेशन में ये था। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फिर अगर मैंने कहा बैंकिंग, तो ऐसा तेज दौड़ना चाहिए कि सर बैंकिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। तो एग्जम्पशन चैप्टर आपको हेडिंग वाइज ध्यान रखना, ठीक है। अगली हेडिंग है आपकी इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस क्या होता है? सर दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है हमारा इंश्योरर। यहां पे है हमारा इंश्योर्ड और यहां पे है हमारा इंश्योरेंस कंपनी। क्या बात कर रहे हो सर, इंश्योरेंस को भी एग्जेम्प्ट करा है क्या? राजा इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट नहीं है। जो हम जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, जो हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, जो हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उसके ऊपर 100% जीएसटी की बातें होगी। यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस ही एग्जेम्प्ट करे हैं। सर स्पेसिफिक कैटेगरी कौन सा होगा? तो यार बीपीएल कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेते। अब हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई इंश्योरेंस लो, तो हमने बोला भाई तुम्हारे लिए हम जीएसटी वीएसटी भी नहीं लगाएंगे। एक हो गया बीपीएल, एक हो गया हमारा मार्जिनली अप टू बीपीएल, कि बिलो पॉवर्टी लाइन को तो क्रॉस करा पर फिर भी ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाए। तो ऐसे ऐसे इंश्योरेंस जहां पे देयर इज अ नीड, उन इंश्योरेंस को क्या करके रखा है? एग्जाम। फिर सर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, कोस्टल डिपार्टमेंट के लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। सर ये सब इंश्योरेंस को तो क्या करो? एग्जाम्प्ट करो। पर जो आम आदमी इंश्योरेंस ले रहा है, जो हम जनरल पब्लिक इंश्योरेंस ले रही है, तो ये जो जनरल पब्लिक का इंश्योरेंस है, इसको एग्जेम्प्ट करो या इस पे तो जीएसटी लगाओ? इस पे तो जीएसटी लगाओ। अब क्या है ना, आपकी मॉड्यूल में स्कीम देके रखी कि ये स्कीम में इंश्योरेंस क्या एग्जेम्प्ट। अब स्कीम इतनी सारी है, कम से कम 15 से 20 स्कीम देके रखी, और नाम इतने अजीब, आप बोलोगे क्या ही नाम सर याद रखने, क्या कुछ याद नहीं रखना है, आप बस इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। हिंदी वाले नाम कैसे ध्यान रखोगे आप? हिंदी वाले नाम। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट है जिसका नाम ध्यान रखना है
जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। ठीक है, तो यार आ जाओ यार, अपन आ जाए इंश्योरेंस में। तो सर सबसे पहले इंश्योरेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एन्युटी। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस का प्लान लिया गया है अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, जो रेगुलेट कर रहा है कौन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी इंश्योरेंस का प्लान लेके रखा है, वो इंश्योरेंस का प्लान इज एग्जेम्प्ट। सर ये एन्युटी क्या होता है? बेटा एन्युटी तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा ना, फाउंडेशन में। क्या होता है एन्युटी? बहुत बढ़िया, मंथली पेमेंट। और बस मंथली पेमेंट एन्युटी होता है क्या? बहुत बढ़िया, मंथली पेमेंट भी हो, बार बार भी हो, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो, उसे कहा जाता है क्या? एन्युटी। अच्छा, इंश्योरेंस प्लान भी तो वैसे ही। कैसा है इंश्योरेंस प्लान? क्या हर महीने मुझे हर साल पेमेंट करना है? हाँ राजा मेरे, मुझे हर साल पेमेंट करना है। एक और चीज मजे की बता रहा हूं, जैसे ही इंश्योरेंस प्लान रिडीम होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्म इंश्योरेंस कराया, आपको मालूम है एक टर्म इंश्योरेंस होता है और एक आपका नॉर्मल इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? मरने के बाद मिलेगा। ठीक है, फाइनेंस की दुनिया में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता हो क्या होती है, तो ऐसा कहा जाता है म्यूचुअल फंड तेल लेने गया, शेयर मार्केट तेल लेने गया, पहले लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया। अच्छा, लोग सर टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में एजेंट को कमीशन कम बचता है, तो कम बचता है तो एजेंट बताता ही नहीं है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कौन सा इंश्योरेंस कराना? टर्म इंश्योरेंस। अब जैसे मैंने मेरा टर्म इंश्योरेंस करा के रखा, सपोज करो 1 CR का, कल को सपोज करो मैं निपट गया, अब मेरे घर वालों को कितने मिलेंगे? 1 करोड़। टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता, आपके निपटने के बाद आपके घर वालों को पैसा मिलता है। अब मेरे घर वाले ये सोचेंगे कि यार 1 करोड़ का क्या करेंगे, तो मेरे घर वाले इंश्योरेंस वालों को बोलेंगे एक काम करो, हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमें एज अ एन्युटी थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो, हर महीने 50-50 हजार मुझे देते रहो, ये भी हो गया मेरा क्या? एन्युटी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर जो पहला हमने प्लान पढ़ा वो कौन सा प्लान है? नेशनल पेंशन सिस्टम। तो सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ एन्युटी। ठीक है, उसके बाद अब सर ये सब कुछ याद नहीं रखना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यार ये सारे के सारे लोग पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है कि देश का इंटरेस्ट ज्यादा है ना यार? मेरा देश बदल रहा है, तो यार देश का इंटरेस्ट ज्यादा है और इनका इंश्योरेंस कराना जरूरी है। अरे यार एक बात बताओ, ये देश के लिए लड़ रहा है, कल को इसको कुछ हो गया तो बेटा इसकी पत्नी और बच्चे कहां से खाएंगे? लॉजिकल है भाई, ये तो देश के लिए जान देने को रेडी है। अब गवर्नमेंट बोल रही है भाई तुम जाओ तेल लेने, तुम्हारा इंश्योरेंस भी हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, इनका एक ग्रुप बना के रखती है, और एक इनकी स्कीम जो होती है वो होती है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अकेले इसका इंश्योरेंस नहीं होगा, जितने भी वो कैंटोनमेंट में, जितने भी वो आर्मी में जितने सारे मेंबर्स हैं, सबका एक इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या? ग्रुप इंश्योरेंस। तो अगर आर्मी, नेवल, एयरफोर्स ग्रुप, ये लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं कौन सी स्कीम में? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर राजा मेरे एक बात बताओ, सपोज करो ये तो आर्मी में है, इसने सोचा भाई अपने को ये ग्रुप स्कीम में नहीं चाहिए, अपने को हम ये चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे सुख से रहे, तो इसने पर्सनली भी इंश्योरेंस कराया, इसने पर्सनली भी इंश्योरेंस कराया। क्या सर अब एग्जेम्प्ट? तो अब एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, एग्जेम्प्ट सिर्फ तब रहेगा जब आपका इंश्योरेंस ये वाली स्कीम के अंडर हुआ है। अच्छा, इसका प्रीमियम आप नहीं पे करोगे, इसका प्रीमियम गवर्नमेंट ही पे करेगी।
बोलो बात क्लियर है क्या? सर ऐसे ही एक और है, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू दी पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड। तो ये वाली इंश्योरेंस स्कीम, अच्छा नाम याद रखना क्या, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आर्मी के लोग, फिर नेवी और फिर एयरफोर्स, और सर ये कोस्टल गार्ड के जो लोग हैं ना, कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये भी हमारा क्या एग्जाम। सर व्हाट अबाउट पुलिस, पुलिस वालों को भी तो दो, तो यार पुलिस वाले भी देश की जान वान बचा रहे हैं, तो पुलिस वालों को भी कवर कर दिया। पुलिस वालों के लिए एक अलग से कौन सा स्कीम है पुलिस वालों का, तो पुलिस वालों का है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये लोग इंश्योरेंस कराएंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे किसका, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका, ठीक है। स्कीम के नाम याद रखो या ना रखो, आप बस ये नाम याद रखना, स्कीम तो वैसे भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, और साथ में एक और क्या है हमारा पुलिस के लिए। हाँ बेटा, क्या क्या इसमें, ये बस अलग से स्पेसिफिकली कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, अलग से स्पेसिफिकली शिप वाले जो छोटे छोटे लोग रहते हैं ना, उनके लिए अलग से ये स्कीम है, और ये मेन मेंबर के लिए स्कीम, ठीक है। इंश्योरेंस का सेक्टर नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस में क्या ध्यान रखना है। आज तक इंश्योरेंस में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया इंश्योरेंस का, ठीक है। इसमें याद रखने का ज्यादा है, स्कीम का नाम याद रखने का ज्यादा, ठीक है, ये सब एडिशनल। इसके बाद सर इंश्योरेंस में और क्या क्या है, हाँ तो ये जनरल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस बिलो पॉवर्टी लाइन या मार्जिनली अप टू बीपीएल। अब सर इंश्योरेंस की स्कीम देखो बेटा, स्कीम इतनी सारी है ना, अगर मैं अभी मॉड्यूल खोलूंगा ना तो आप बोलोगे यार सर ये क्या ही चल रहा है। फिर भी हर्ट इंश्योरेंस, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, पीएम सुरक्षा, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस, बंगल शस्य बीमा योजना। एक बार मैंने गूगल पे ऐसे ही डाला बच्चों के लिए बंगल शस्य बीमा योजना, एक आंटी आई, अब गवर्नमेंट ने आंटी भी ऐसी रखी हुई थी ना, बिल्कुल ऐसा बीपीएल कैटेगरी, ऐसे देख के समझ में आ जाए क्या है बीपीएल कैटेगरी, अरे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड स्कीम, ऐसी मॉड्यूल में बहुत सारी स्कीम दे के रखी है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसा ध्यान रखना हिंदी वाले नाम, कौन से नाम है ना, पीएम सुरक्षा, फिर हट, हट से ध्यान रखना, ठीक है, हट इंश्योरेंस, फिर जन आरोग्य, तो ये हिंदी वाले नाम की स्कीम है, प्लीज इसका कोई भी रट्टा वट्टा ना लगाए, एग्जाम में समझ में ही आ जाएगा आपको कि एग्जाम करना है या नहीं करना। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा था ना आपको याद रखने का, तो एक तो है जनरल इंश्योरेंस और एक है हमारा कौन सा लाइफ। सर लाइफ इंश्योरेंस की भी स्कीम होगी, हाँ लाइफ इंश्योरेंस की भी स्कीम है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है ये वाली लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे आपका मैक्सिमम कवर इज अप टू ₹2 लाख, मिनिमम कवर नहीं, मैक्सिमम। इसका मतलब है अगर आप बीपीएल फॉर सपोज करो ये बीपीएल कैटेगरी, ठीक है। अब इसने बोला यार अपन को इंश्योरेंस कराना है, ये गया इसने बोला कि भाई मुझे इंश्योरेंस कराना है, इसने बोला एजेंट को मैं बीपीएल कैटेगरी का हूं, एजेंट ने बोला ये बढ़िया स्कीम है लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। फिर एजेंट आपसे पूछेगा कितने तक का कराना है, वो पूछेगा कवर अमाउंट। अब देखो जितना ज्यादा कवर अमाउंट उतना ज्यादा प्रीमियम, कवर अमाउंट कम रहेगा प्रीमियम कम रहेगा। अगर ये बोल रहा है 5 लाख का कराओ, इसका मतलब ये तो नाम का बीपीएल है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन जिसके खाने के है ना, खाने के ठिकाने नहीं है जिसके, वो इंश्योरेंस एजेंट को बोल रहा है कितने का कराओ, तो गवर्नमेंट बोल रही है राजा अब जो तू प्रीमियम भरेगा उसके ऊपर हम जीएसटी की बात कर देंगे। तो ये स्कीम का नाम ध्यान रखना, स्कीम का नाम क्या है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे मैक्सिमम कवर कितना है, मैक्सिमम कवर इज अप टू ₹2 लाख। अगर कवर 2 लाख से ज्यादा जा रहा है,
कवर का मतलब कि इसको अगर कल को कुछ हो गया तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी कितना कंपनसेशन पे करेगी, ठीक है। तो जनरली लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में तो लोग 1 करोड़ 5 करोड़ ऐसा ऐसा कवर लेते, ठीक है। बोलो ये चीजें ध्यान रहेगी क्या सर? स्कीम में अपने को एक याद रखनी है, कौन सी वाली? लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इतना उन्होंने घुमाया नहीं, एग्जामिनर ने अगर घुमाना चाहा, अपने को तो वैसे पेपर बनाने का मौका दिया नहीं है आज तक, दे तो फिर बच्चे शायद ही पास हो पाए। अगर जनरल इंश्योरेंस में जानबूझ करके ये स्कीम डाल दी, कौन सी वाली? ये लाइफ माइक्रो अगर डाल दी तो याद रखना उसका प्रीमियम इज व्हाट, ठीक है। तो ये जो लाइफ माइक्रो वाली स्कीम है ना, ये कहां पे बात हो रही है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ माइक्रो वाली स्कीम, जनरल इंश्योरेंस में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, ठीक है। बोलो थोड़े बहुत ही नाम याद रखने हैं, ज्यादा नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एक बात बताओ, कहीं पे भी अगर प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, कोई सा भी इंश्योरेंस जहां पे पूरा का पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी एग्जेम्प्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लिए थोड़ी कराएगी, वो तो गवर्नमेंट के लोगों के लिए ही कराएगी। जैसे बीपीसीएल हो गया, तो जब हमारी बीपीसीएल में, जैसे मेरा जॉब का इंटरव्यू था, तो बीपीसीएल में सैलरी तो कम रहती है, परक्विजिट्स ज्यादा रहते हैं। तो बीपीसीएल वालों के यहां पे आपका इंश्योरेंस करवाती है कंपनी, तो 10-15 लाख का इंश्योरेंस कौन करा रहा है? कंपनी। उसका पेमेंट कौन कर रहा है? उसका पेमेंट करते हैं कौन? गवर्नमेंट। तो अगर कोई सा भी इंश्योरेंस है जिसका पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? एग्जाम। अच्छा सर व्हाट अबाउट री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस पता है किसी को? री इंश्योरेंस, तो यार देखो री इंश्योरेंस क्या होता है। आपका क्या नाम है? अभिषेक। मेरे को इसका नाम मालूम है पर वो वाला मालूम है, वो था। अभी सुनो, भूल गया मुझे। पता है क्या हुआ? अभिषेक गया एलआईसी के पास। अभिषेक बहुत पैसे कमाने लग गया। हर इंसान के दिन आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है हार्दिक पांड्या के दिन नहीं आएंगे, तो सबके दिन आते भी हैं और दिन जाते भी हैं। अभिषेक जैसे ही एलआईसी के पास गया, इसने बोला 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो मेरा। एलआईसी ने वापस पूछा, बोले अभिषेक, बोले हाँ बोलो, बोले आपने कितना बोला? बोले 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो मेरा। एलआईसी बोले यार इतना बड़ा पकड़ा तो आज तक नहीं आया है, अब करे तो करे क्या, मना तो कर नहीं सकते। पर एलआईसी को यह डर लग रहा है कि कल को ये निपट गया तो 100 करोड़ देने पड़ जाएंगे अभिषेक को। एलआईसी बहुत दिमाग लगा रही है। एलआईसी ने क्या करा, यहां पे एक और कंपनी थी आईसीआईसीआई लुम्बार्ड, ये भी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी ने बोला कि यार क्यों ना हम ऐसा करें, 50 करोड़ का इंश्योरेंस ट्रांसफर कर देते किसको? आईसीआईसी। इसी चीज को बोला जाता है क्या? री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस कराना, दैट इज नोन एज व्हाट? री इंश्योरेंस। अब सुनो ध्यान से, राजा अभिषेक का सपोज करो प्रीमियम है 2 लाख रुपए, तो अभिषेक तुम तो प्रीमियम किसको दोगे? एलआईसी। तुम एलआईसी को जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो कि एलआईसी ने तुम्हारा इंश्योरेंस कितनी जगह पे करा हुआ, तुम्हें सिर्फ क्या मालूम है? एलआईसी। अब सर ये जो एलआईसी है ना, ये 2 लाख में से आईसीआईसी को कितना दे देगी? 1 लाख। अब कल को अगले दिन ही अभिषेक की मौत हो गई, 2 मिनट का मौन रखने की जरूरत नहीं, मनोज सर ने लास्ट डेट छोड़ी है, तो अगर कल को अभिषेक की मौत हो गई, पता है क्या होगा? अभिषेक को कितने मिलेंगे? कौन देगा 100 करोड़? एलआईसी। और एलआईसी 50 करोड़ कहां से लेके आएगी? इसी को बोलते क्या? री इंश्योरेंस।
पूरा प्रोसेस ही समझा दिया मैंने आपको कि कैसे क्या ट्रांजैक्शन रोटेट करते हैं, रूट आउट होते हैं कहां पे, री इंश्योरेंस। ठीक है, अगर कोई ऊपर वाली स्कीम का री इंश्योरेंस कराया है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्ट ही है, साथ में वही ऊपर वाली स्कीम का क्या कराया है, री इंश्योरेंस कराया है, तो वो री इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब इधर तो जीएसटी की बात नहीं होगी और ये जो इधर है इधर भी फिर जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या सर? फिर एक और हमारी स्कीम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के अंदर जो भी आपको सर्विसेज मिल रही है वो भी एग्जेम, और स्टेट पेंशन योजना के अंदर जो भी आपको पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बात नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रहेगी इंश्योरेंस की स्कीम अटल स्टेट लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर मैक्सिमम कवरेज अप टू ₹2 लाख, मतलब 2 लाख से ज्यादा गया तो फिर टैक्सेबल। अच्छा मजे की बात बताऊं, 2 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ना लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जब इसका इंश्योरेंस करवाने जाओगे, सर आपको कैसे पता, बेटा मेरे को बहुत चुल रही थी, लॉ में कुछ लिखा रहता है ना, मेरे को लगता है कि नहीं भाई अपन तो वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे करवा के देखो, तो लिखा हुआ था, मैंने बोला यार ये कैसा है यार, तो मैं फिर गया। ठीक है, अब गया, अब उसमें पूछता है क्या वेदर ऑफ बीपीएल कैटेगरी, मैंने हाँ ठीक है यस, बढ़ो आगे बढ़ो आगे, क्या है पूछ ही रहा है वो। फिर जैसे ही इस पे जाएंगे ना तो वहीं पे नीचे लिखा रहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना करा सकते हो, 2 लाख। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में इतना दिमाग थोड़ी है, इंस्टीट्यूट तो क्या कर देगा, मैक्सिमम कवरेज 3 लाख। अब वहां पे इंस्टीट्यूट को ज्ञान नहीं दिखाएंगे कि डियर इंस्टीट्यूट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट तो क्या शब्दों में खिलता है, पर लॉ को इंस्टीट्यूट थोड़ी बनाता है, लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कवर होता ही कितना है, 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कवर होना। बात ही किसकी कर रहे हो, तुम बीपीएल की बात कर रहे हो, मार्जिनली अप टू बीपीएल की बात कर रहे हो, वो पहले तो इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट इतनी शानी है ना, एग्जम्पशन भी वहां मना है जहां पे कोई यूज ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है ये सब, कोई नहीं लेता ये सब, क्योंकि बेचारे बीपीएल के खाने के लाले पड़े हुए। वो उसको बोलो बीपीएल को भाई क्या ले ले तू, इंश्योरेंस, वो लेने वाला इंश्योरेंस नहीं। हम जैसे लोगों का इंश्योरेंस करो ना एग्जाम, तो हम जैसे लोगों का कोई इंश्योरेंस एग्जाम नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस पे भी टैक्स लगाओ, टर्म इंश्योरेंस पे भी टैक्स लगाओ, अब इन लोगों को इंश्योरेंस पे एग्जाम करा हुआ है। पर मजे की बात यह है कि ये लोग तो इंश्योरेंस लेते ही नहीं। बोलो बात क्लियर है क्या? तो यार एक बार है ना इंश्योरेंस को मेरे को वापस से बताने दो। पहला क्या, एन्यूटी। ठीक है, पहला नेशनल पेंशन सिस्टम, फिर सर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ग्रुप, और एक और बनाया गया है अलग से फॉर कोस्ट गार्ड। फिर एक है हमारे पुलिस वाले, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। फिर उसके बाद हमने देखा जनरल इंश्योरेंस फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन और मार्जिनली अप टू बीपीएल। इसमें अलग अलग है, बंगला शस्य बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, कुछ भी नहीं। अभी भी 2-3 इंश्योरेंस आएंगे। हर साल जब बजट आता है ना तो उनको कुछ ना कुछ तो कचरा डालना रहता है। अब पब्लिसिटी कैसे करेंगे, तो इस बार हमने ये वाली इंश्योरेंस स्कीम लाई है और इसके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे, बस कुछ भी है ये। ठीक है, इसमें नहीं कोई लिमिट नहीं है, कोई लेता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं। ये सब बीपीएल के लिए सिर्फ स्कीम बना के रखी है। कोई भी बहुत रेयरली, मतलब ऐसा मानो कि हमारे देश में जितने भी बीपीएल होंगे 1% लोग भी ये वाली इंश्योरेंस स्कीम लेते होंगे, और लेते भी तब है जब इनका प्रीमियम का पेमेंट भी कौन करे, गवर्नमेंट करे। ठीक है, तो बस ये एग्जम्पशन बनाने के लिए है, नाम लिखने के लिए सिर्फ क्या है, एग्जम्पशन। और सर लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या है वो याद रखना आपको, क्या, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। कोई भी इंश्योरेंस जहां पे प्रीमियम किसने पे करा, गवर्नमेंट। सर अगर री इंश्योरेंस कराया, री इंश्योरेंस किसका एग्जाम, ऊपर वाली स्कीम्स का री इंश्योरेंस एग्जाम। सर अटल पेंशन स्टेट पेंशन, अटल पेंशन स्टेट पेंशन योजना विल ऑल्सो बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? अगर क्लियर है 2 मिनट रुक जाओ,
एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितना दिमाग चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सपोज है ना, सपोज। अरे इतना अच्छा एग्जांपल नहीं। बस भाई, एक मैडम है वंचिता मैडम, बीपीएल कैटेगरी। इन्होंने एलआईसी में एक स्कीम है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस ही है। कवर है कितना? 5 लाख। अब 5 लाख का कवर है, एलआईसी ने आधा इंश्योरेंस पास ऑन कर दिया किसको? एचडीएफसी को आधा इंश्योरेंस पास ऑन कर दिया। प्रीमियम यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे प्रीमियम है कितना? 5,000। मुझे दोनों केसेस में बताना है कि जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा कि जीएसटी की बातें होगी। कहां पे? और अगर हमारा कवर 2 लाख तक है तो 2 लाख ही, तो यहां पे भी नहीं होगी और यहां पे भी नहीं होगी। ठीक है, बोलो बातें क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर अगले जो एग्जाम्पशन है वो बिजनेस से रिलेटेड और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पशन। पहला है गोइंग कंसर्न। अगर पूरा का पूरा बिजनेस बेच देते हैं, पूरा बिजनेस एज इट इज बेच दिया, बिजनेस भी बिकेगा, गुडविल भी बिकेगी, फर्नीचर भी बिकेगा, सब चीज एक साथ बिक जाएगी। दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ऐसा थोड़ी होगा पेस में मेरे को फॉर सपोज करो पेस का खरीदना है बिजनेस, तो पेस वाले बोलेंगे एक काम करो सर आप बिजनेस खरीद लो, बच्चे हम दूसरी जगह पे पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी, बिजनेस खरीदूंगा तो सब खरीदूंगा, फिर पेस के बच्चे भी मेरे हो गए, फिर पेस की बिल्डिंग भी पूरा प्रेमाइसेस ही मेरा हो गया। तो सर दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अगर पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है और पूरे बिजनेस ट्रांसफर होने पे सपोज करो पेस मेरे से चार्ज कर रहा है 20 करोड़ रुपए, ये जो 20 करोड़ है ना, इसके ऊपर कोई जीएसटी बीएसटी की बात नहीं हो। ठीक है, तो जो मर्जर्स होते हैं, अमलगमेशंस होते हैं, जहां पे पूरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न एक एंटिटी को उठा के दूसरी एंटिटी को बेचा जाता है, वहां पे भी सरकार ने जीएसटी एग्जेम्प्ट करके रखा है। इसलिए एग्जेम्प्ट करके रखा है क्योंकि इस पे हैवी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होती है। जब ये बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो एक तो स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से लगेंगे। सर अगर ये सब ऑलरेडी लग रहे हैं और ऊपर से हम अगर 18% का जीएसटी भी लगा दें तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसे ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने पूरा बिजनेस उठा के किसी दूसरी एंटिटी को एज अ गोइंग कंसर्न बेच दिया तो उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करें। ठीक है, उसके बाद हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ध्यान देना, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। एक हमने मोटर व्हीकल की एग्जेम्पशन पढ़ी थी, याद है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। वहां पे एक था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, एसी वाली बस, नॉन एसी वाली बस, बारात वाली बस, कंपनी वाली बस, फिर वो प्राइवेट फेरी। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके। यहां पे बात उसकी नहीं चल रही है, यहां पे हम मोटर व्हीकल हायरिंग पे दे रहे हैं, हम गाड़ी रेंट पे दे रहे हैं। दैट इज व्हाट हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सरकार ने बोला कि अगर कोई भी गाड़ी जिसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो अगर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 12 प्लस, तो अगर 12 प्लस की सीटिंग कैपेसिटी और गाड़ी दी किसको है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। देखो क्या होता है ना राजा, ये हमारे देश में सिटी बस चलती है, फिर हमारे देश में और भी बहुत सारी बसेस चलती है, ये सारी बसेस गवर्नमेंट की, ये इनकी खुद की बसेस नहीं रहती, ये बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की। किसकी बसेस है ये? अच्छा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास इतना पैसा नहीं रहता, या अगर इतना पैसा रहता भी है तो ये सोचते हैं यार क्यों इतनी महंगी महंगी बसें खरीदनी,
ये आते हैं बड़े लोगों के पास। किसके पास? मेरे पास। मेरा काम बहुत बड़ा है, मैं लोगों को बसें उधार पे देता हूं, बहुत घमंड नहीं करा कभी इस बात का। तो साहिल सर पता है क्या कर रहे हैं? ये आए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाले और इन्होंने बोला कि सर हमें पूरे इंदौर में, पूरे इंडिया में बसें चलानी। मैंने बोला बताओ कितनी बसें पैक कर दूं? बोले नहीं नहीं सर आप समझे नहीं बात, हमें बस पैक नहीं करानी, हमें तो आप रेंट पे दो। मैंने अच्छा आपको बस नहीं खरीदनी है, आपको बस किस पे चाहिए? मैंने बोला ये बस का क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, चलो सवारी, चलो सवारी सवारी, चलो चलो चलो, राजवाड़ा राजवाड़ा, विजयनगर नगर नगर, पेस 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 पेस, बस ये घुमाते रहेंगे और पब्लिक से 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए। मैडम अगर आपका कार्ड नहीं है तो आप कार्ड भी बनवाओ। सर आप तो ऐसे करो, इधर काम करके आओ। सर साहिल सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को क्या दे रहे हैं? बस बेच नहीं रहे हैं, रेंट पे दे रहे। और इस बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 12 से ज्यादा, 12 प्लस। तो ये जो रेंट है ना, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर फॉर सपोज करो गौतम को मजा आ गया, गौतम बोलता है यार बढ़िया धंधा है, गौतम भी मेरे पास आया, बोले सर आपसे एक बात कहूं? मैंने बोला हाँ बोलो। बोले सर मैं क्या सोच रहा हूं ना कि मैं भी बस चलाऊं। ठीक है यार गौतम यार तुम भी क्या चलाओ बस, और सर वो आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके दे देना, 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए, कार्ड बनवाए कार्ड बनवाए कार्ड। मैं बोला गौतम भाई तुम्हें भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने बोला तुम्हें कौन सी बस चाहिए? बोले सर वही सेम एज इट इज बस दो जो आपने किसको दिए, स्टेट ट्रांस। मैंने बोला भाई गवर्नमेंट से पंगा मत ले, वो आजकल जेल में डलवा देते। बोले सर आप मेरे को जानते नहीं हो। मैंने पहले ही इसको समझाया, मेरा भाई देख गवर्नमेंट से पंगा मत ले, आजकल जो भी गवर्नमेंट के कंपटीशन में जाता है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट कहां डाल देते बेटा। इसने बोला सर आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं बंदूक ही मार दूंगा इनको। मैंने ले जा मेरे को क्या। मैंने बोला राजा इधर 1 लाख रुपए का रेंट, क्या इधर जीएसटी लगेगा? 100% लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऐसे नालायक लोग क्या चलाएं बस, क्योंकि ये जो बस चलाएंगे इनका मोटिव रहेगा क्या? प्रॉफिट कमाना। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये प्राइवेट वाले लोग बस चलाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि साहिल सर जब ये बस लेने आए ना, इसको इतनी दादागिरी है तो क्या लगाना? जीएसटी। मैंने बोला फिर भी बस ले रहा है? बोले फिर हम देख लेंगे, फिर आप टेंशन मत लो, इसकी बस चलने तो दो, फिर हम बाद में देख लेंगे कि आखिरकार इसका क्या करना है। आइए बात समझ में। तो राजा मेरे किसको गाड़ी दी? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अगर सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को छोटी गाड़ी दी, अब देखो लॉजिकली छोटी गाड़ी क्यों लेगा, क्यों लेंगे छोटी गाड़ी? ये गाड़ी का पर्पस इनको पर्सनल थोड़ी है, इनकी गाड़ी का पर्पस क्या है? गाड़ी का पर्पस है पैसेंजर्स को ट्रेवल कराना। पर फिर भी अगर आपके मन में ऐसे डाउट तो रहते ही हैं कि सर एक बात बताओ कि 12 प्लस से कम वाली गाड़ी ली हो, 8 की गाड़ी ली हो, 9 की गाड़ी ली हो, तो अगर 8 या 9 की गाड़ी ली हो तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ये आशुतोष कुमार मिश्रा कौन है यार? है ये सौरभ सर का दामाद है? दामाद जी अंगना में पधारो। वाह, ठीक है, क्लियर है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। इसके बाद सर आजकल जमाना एक और चीज का है, ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल। आपको मालूम है बड़ी बड़ी व्हीकल्स भी आजकल ई व्हीकल के फॉर्म में मिलने लग गई है। एक तो आजकल वो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, एक और अभी नया कोई स्टार्टअप खुला था, वहां पे मैंने देखा था यही अपने इंदौर में। तो ई व्हीकल भी अगर आप दे रहे हो जिसकी कैपेसिटी क्या है 12 प्लस, और किसको दे रहे हो सर? लोकल अथॉरिटी। तो ई व्हीकल गिवन टू लोकल अथॉरिटी विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है। अगर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जगह लोकल अथॉरिटी को दी गई तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। पर ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है, पर वो बिल्कुल बेसलेस क्वेश्चन है। बेसलेस इसलिए है क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल है ये कौन खरीदता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। हर गवर्नमेंट एंटिटी की कुछ कुछ पावर्स रहती है,
तो हमको ऐसे लकीर के फकीर नहीं बनना है कि सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटी को दी, हाँ तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, पर थोड़ा सा हमको दिमाग से खेलना है कि जो ई व्हीकल है इनको नहीं दी जाती है, सबका काम बटा हुआ है। तो ई व्हीकल किसको दी जाती है? लोकल अथॉरिटी को। तभी एग्जामिशन में क्या लिखा हुआ है कि ई व्हीकल गिवन टू व्हाट? लोकल अथॉरिटी। पर हमारा इंस्टीट्यूट बहुत महान है, कभी उसने ऐसा क्वेश्चन बना दिया? बनाया नहीं है। कभी उसने बना दिया ई व्हीकल गिवन टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? टैक्सेबल। हाँ राजा, क्या? तो अगर पार्टनरशिप में चला रहे तो उनको एक एडवाइस दे देंगे कि उसके नाम पे ले लो, ठीक है। अगर किसके चला रहे? पार्टनरशिप। ऐसे केसेस एडवांस रूलिंग में जाते हैं, ऐसे केसेस लॉ में नहीं रहते हैं। कहीं भी डाउट रहता है हमको जीएसटी में, तो हम जीएसटी डिपार्टमेंट से ही पूछ लेते हैं एडवांस रूलिंग के अंदर। एडवांस रूलिंग क्या होती है? आप ही को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। फॉर सपोज करो पार्टनरशिप, अब ये बात तो कहीं लिखी हुई नहीं है, तो अब कहीं लिखी हुई नहीं है तो मैं क्या करूंगा? जीएसटी डिपार्टमेंट में 10,000 रुपए का पेमेंट करूंगा और मैं खुद ही अपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के जीएसटी डिपार्टमेंट से पूछ लूंगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट आप बताओ क्या करें, ठीक है। बढ़ू आगे। हाँ बेटा, ई व्हीकल किसको दी गई? ठीक है, टैक्सेबल। पर राजा लॉजिक से लेना यार, ई व्हीकल इसको दे दी, स्टेट ट्रांसपोर्ट को तो क्या? टैक्सेबल। पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास पावर नहीं है काहे की? ई व्हीकल लेने की, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अपने को जीएसटी में सिर्फ जीएसटी ही पढ़ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऐसा लॉजिक्स के साथ भी देखना है कि ये एग्जामिशन ऐसे क्यों बनाया। हाँ, पर अगर अपन वैसे लकीर के फकीर की तरह सोचें तो अगर ये वाली गाड़ी ई लोकल अथॉरिटी को दी गई तो हमारा टैक्सेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी ध्यान रखना 12+, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी में कभी कभार खेल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसको दी? वो भी क्या रहेगी? एक्स। तो अगर आपने कोई भी गाड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो भी रहेगी क्या? टैक्सेबल। अच्छा याद रखना, एग्जाम में अगर बोल दे पैसेंजर वाली गाड़ी दी है, कौन सी गाड़ी दी है? पैसेंजर वाली। तो जो पैसेंजर वाली गाड़ी है वो हम कहां पे कवर करेंगे? यहां, ठीक है। बोलो, ध्यान रहेगी। अच्छा सर, स्कूल की बस, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख के रखा है कि अगर जो भी बस आपने स्कूल वालों को दी दैट इज एग्जेम्प्ट, वही बस कॉलेज को दी दैट इज टैक्सेबल, और वही बस इंस्टीट्यूट को दी तो वो भी क्या रहेगा? हमारा टैक्सेबल, ठीक है। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल समझ में आ गया। इससे भी ज्यादा सिंपल है आपका टोल। टोल, टोल बोले तो टोल, टोल टैक्स है ना। जैसे कि अपन ने गाड़ी चलाई पड़ा 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 पड़ा, और जैसे बुड़ुम 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 गाड़ी चलाई, रुको 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 भैया, क्या दो? टोल। अब ये टोल टैक्स जो भी आप दोगे, इस टोल टैक्स पे जीएसटी की बातें नहीं होती। सर सर सर, हाँ बोलना बेटा। सर मेरी गाड़ी पे ना फास्टैग लगा हुआ है, तो सर फास्टैग पे क्या लगता है? बेटा फास्टैग पे भी कटता तो क्या ही है? टोल। तो फास्टैग लगा हो, फास्टैग पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी। एक और, कुछ कुछ लोग क्लैरिफिकेशन मांगते सरकार से, तो वो जो है ना, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हारा ही, चलो तुम्हारा प्रशांत। प्रशांत ने सरकार से डाउट पूछा। प्रशांत ने बोला सर मैं गाड़ी तो लेके जा रहा हूं, मेरी गाड़ी के ऊपर सामान इतना है, आधा सामान इधर आधा सामान इधर, मेरे खुद के बैठने की जगह नहीं, मैं खुद ऐसे बाहर आ रहा हूं माल में से और फिर आपसे बात कर रहा हूं। टोल वाले देख रहे हैं, बोल रहे प्रशांत कहां गया? प्रशांत बोले अरे मैं ये रहा, लवाया। टोल वाला बोल रहे सर ये इतना माल कहां लेके जा रहे हो? बोले यार सर कोविड आने वाला है, अभी बहुत सारा माल है, सारा डिलीवर करना है। तो हमने बोला प्रशांत आप पे है ना टोल 4 गुना लगेगा, क्योंकि भाई ओवरलोडिंग गाड़ी है। अच्छा 4 गुना टोल लग रहा है, क्या जीएसटी की बात करेंगे? अरे भाई टोल पे जीएसटी नहीं लगता, 4 गुना लगे, 5 गुना लगे, 10 गुना लगे। ये क्लैरिफिकेशन आया, ये क्या आया? क्लैरिफिकेशन।
सिर्फ कितना क्लैरिफिकेशन आया कि अगर हायर टोल चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि भाई साहब की जो गाड़ी है ओवरलोडेड है, तो सामने वाला हायर टोल चार्जेस लेगा। क्या उधर भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी? सर उधर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर फास्टैग लगा हुआ है तो भी नहीं होगी, फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो फिर ज्यादा टोल लगेगा तो भी नहीं होगी। टोल बोले तो नो जीएसटी, ठीक है। टोल सर देखो एक और सर्कुलर भी हमारा कहां गया, ये रहा, ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा। तो देखो यार सर, अगर आपका 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना हायर टोल चार्जेस, भाई टोल बोले तो नो जीएसटी, ठीक है। बोलो याद रहेगा क्या? बेटा जीएसटी बहुत सिंपल है, मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं। जीएसटी इतना सिंपल है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है इसमें। और इनफैक्ट जो क्लास में पढ़ रहे हो, अगर मेरी बातों को ढंग से सुन भी लोगे ना तो भी आपको एग्जाम में चीजें ध्यान आती रहेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी बोल रहे थे, सर आपकी बातें क्लास में हमको गूंज रही थी जब हम पेपर लिख रहे थे। बस कुछ भी नहीं, ढंग से सुनते जाओ, वॉइस नोट्स भेजूंगा, वॉइस नोट सुन लेना, उसके बाद वीडियो रिवीजन भेजूंगा, बस हो गया आपका काम। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो डीटी आईडीटी में नो मैटर व्हाट बचाएगा तो आपको, ठीक है भाई। हमारे डीटी आईडीटी में मेरे खुद के आए थे 71, ठीक है, इंटर में। तो इंटर में मेरे आए थे 71, फाइनल में मेरे 59 डीटी में थे और आईडीटी में भी 58 59 थे, ठीक है। तो 71 में मेरे को ज्यादा नंबर आईडीटी में ही आए थे, ठीक है, डीटी में कम आए थे। हमारे टाइम पे भी इतना ही कोर्स होता था जितना तुम्हारे टाइम, तुम्हारे भी आ जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ बेटा, इंडिविजुअल बिजनेस के सारे इंश्योरेंस आर टैक्सेबल। बिजनेस वाले फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो भी करेंगे ऑल आर टैक्सेबल। आर्मी वाला एन्युटी वाला कराए तो टैक्सेबल, ठीक है। आर्मी वाला नहीं, आर्मी वाले के लिए नहीं, वापस बोलो, आर्मी वाला वो पर्सनल लेवल पे करा रहे हैं, हाँ तो भी एग्जेम्प्ट, तो भी एग्जेम्प्ट, ठीक है। वो इंडिविजुअल का है, वो हम भी कराएं तो भी एग्जेम्प्ट, आर्मी वाला कराए तो भी एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब समझना ध्यान से, किसी को इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर पता है क्या? इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर किसी को पता है? व्हाट डू मीन बाय टर्म इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर? की वीडियो देखोगे आप लोग, देख लो मेरा। कोई अच्छी वीडियो है या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम है, देखना पड़ेगा। ये कौन है? अरे मेरा टैबलेट ये पेस वाले लोग भी चलाते हैं यार। यार ये अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। हट, नहीं यार, कोई मेरे को ऐसे एनिमेटेड वीडियो चाहिए। देख लो, ये थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। ये क्या है? ये नहीं है, छोड़ो यार, मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो, अरे हाँ बनाते। इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं ना, एक आशुतोष कुमार मिश्रा ने भी बोला, एक पार्क है स्टेप पार्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। ऐसे और भी बहुत सारे पार्क हैं। एक है आईटीआई खड़गपुर, एक है एनडीआरआई, एक है एमएटी नोएडा। अब क्या होता है ना, देश में स्टार्टअप्स बहुत सारे, और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए पागल अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, उनमें कोई दिमाग इतना नहीं है। हमें कोई ढंग के लोग चाहिए जो स्टार्टअप्स को क्या करें, प्रमोट करें।
अब स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का काम गवर्नमेंट भी लेती, तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप। तो स्टेप इज व्हाट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। ये स्टेप एक क्या है? इनक्यूबेटर। वैसे ही है हमारा कौन? ITI खड़गपुर। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स बना के रखे। अब सर इंक्यूबेटर्स के यहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं उन सबको बोला जाता है इंक्यूबेटी। क्या बोलते हैं उनको हम? इंक्यूबेटी। तो दो चीजें अभी मैंने आपको बताई। एक क्या बताया मैंने? इंक्यूबेटर। एक क्या? इंक्यूबेटी। इंक्यूबेटर का मतलब क्या? ये जितने भी आपके पार्क हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, और भी जितने सारे पार्क हैं, उन सबको बोला जाता है क्या? इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो भी सर्विसेज देगा वो ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। इंक्यूबेटर सर्विसेज लेगा तो भी एग्जेम्प्ट, इंक्यूबेटर सर्विसेज देगा तो भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि सर ये है ही किसका पार्ट? ये तो खुद गवर्नमेंट का पार्ट है। इंक्यूबेटी की सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट करा हुआ है, पर कुछ कंडीशन लगा के। क्या क्या कंडीशन है सर? पहली कंडीशन तो इन्होंने ये बोला कि हम आपको सिर्फ कितने साल तक एग्जामिशन देंगे? 3 साल। फिर हमने एक और बोला कि भाई एग्जामिशन तो देंगे, पर लिमिट लगाएंगे कितना? 50 लाख। हम ये चेक करेंगे कि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक था कि नहीं था। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन देंगे कब तक? 50 लाख तक। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, ये हमने एक इंक्यूबेटी का P&L अकाउंट बनाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। सर मैक्सिमम एग्जम्पशन कहां तक की? 3 साल। इसने पहली बार धंधा शुरू करा है, इसका मतलब है पिछले साल इसका टर्नओवर कितना होगा? 0। क्या इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी? बिल्कुल, इसको पूरे 20 लाख पे कोई GST चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर के लिए देखना कौन सा ईयर है? क्या सर सेकेंड ईयर में भी इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी? हाँ राजा, सेकेंड ईयर में भी इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, और थर्ड ईयर में भी इसको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। सर क्या फर्स्ट ईयर में एग्जम्पशन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, क्योंकि प्रीसीडिंग का टर्नओवर तो 0 है ना, प्रीसीडिंग का टर्नओवर तो 0 है। पर क्या पूरे 55 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी कि सर 50 की एग्जम्पशन मिलेगी? 50 की एग्जम्पशन मिलेगी। इसका मतलब है जो 5 है वो क्या हो जाएगा? टैक्स। क्या इधर एग्जम्पशन मिलेगी क्या? सर इधर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी राजा। इधर एग्जम्पशन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अब आपका टर्नओवर कितना हो गया? 55 लाख। सर ये थर्ड ईयर में एग्जम्पशन, हाँ जी मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी क्या? हाँ सर पूरी मिल जाएगी। आप बताओ इसका, क्या इधर एग्जम्पशन मिलेगी? हाँ सर मिलेगी, हाँ मिलेगी, पर कितने तक? इसका मतलब है कहां देना है? सर क्या इधर एग्जम्पशन मिलेगी? तो सॉरी, यहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरे 40 लाख पे GST देना पड़ेगा। और सर चौथे साल में तो सभी को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने 3 साल तक का ही एग्जम्पशन देना। ठीक है, पूरे इंक्यूबेटी और इंक्यूबेटर आपको क्लियर है क्या? एक बार आप देख लो, अगर एक बार डाउट है तो मैं एक बार और बता दूं। एक बार और, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार और कर लेते हैं। भाई बहुत सिंपल सा नियम है। क्या नियम है? कि आपको देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना।
अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर आपका 50 लाख रुपए तक है तो हम आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन दे देंगे। कब तक दे देंगे सर? अप टू ₹50 लाख। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाले ईयर में आ जाओ, इधर फर्स्ट ईयर है, ये अभी अभी धंधा चालू करा है, मतलब इसके पहले टर्नओवर कितना था? 0। क्या एग्जम्पशन मिलेगी? हाँ। कितने तक मिलेगी सर? 50। इसका मतलब 50 लाख एग्जाम तो जीएसटी कितने पे लगेगा? सर क्या इधर एग्जामिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे कितना हो गया है? 55 लाख। ठीक है, ध्यान से सुन लो बेटा, आज की सजा मिलेगी इसी में से। तो ये 25 लाख, और अगर इधर कितना है? 55। तो क्या इधर कोई मिलने वाला एग्जामिशन? कोई एग्जामिशन मिलने वाला नहीं है। और फिर सर 40 लाख, तो आपको देखना कौन सा है? सेकेंड ईयर। क्या 50 लाख तक है? हाँ है। तो क्या एग्जामिशन मिल जाएगी? हाँ। हाँ आशुतोष कुमार मिश्रा, ये सब दोगलापन है, सब दोगलापन। वैभव जैन, हाल बेटा बढ़िया ही है, तुम क्लास में आओ तो और अच्छे होंगे। ये क्या सजा के डर से क्लास में नहीं आ रहे? आने दो इनको एक बार, बढ़ू आगे। आई बात समझ में? पूछू क्वेश्चन पूछू? ठीक है। अच्छा, इंक्यूबेटर की सर्विसेज, इंक्यूबेटर की सर्विसेज इज ऑलवेज ऑलवेज एग्जेप्ट। यार 1 घंटे की क्लास और वो भी मेरे को आखिरी में दे दिया यार, ये तो गलत है यार। और तुम हो भी क्या मेरी उम्र के ना, ये भी तो दिक्कत है। अब क्या मनोज सर एक बार बोलते हैं आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दे, चलो ठीक है। मैं बोलूँ तो फिर यार सर छोड़, बढ़ू आगे। ठीक है, बोलो इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर क्लियर है क्या? एक आधी चीज और पढ़ा दूं, जैसा तुम बोलो। भाई उसने किसी ने कहा था कि सर लड़कियों को भी सजा दो, मैं क्या करूं? हाँ हाँ, 3 काफी है। चलो, एग्जामिशन पढ़ा है ना आपने पूरा? नहीं पढ़ा है तो फिर जो पढ़ा है वो बता दो। ये अगर ये बोल दोगे ना पूरा पढ़ा है तो फिर भी मैं सिंपल पूछूंगा। फिर अगर तुमने ये बोला कि नहीं सर ये पढ़ा है तो ठीक है, फिर ये पढ़ा है तो ये बताओ। क्या 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 बैकलॉग? स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट पढ़ा है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पक्का? पूछ लो हॉस्पिटल का। चलो हॉस्पिटल का सिंपल क्वेश्चन, हमिंग मत करना, पूछ रहा हूं ना। बस तुमको यस या नो ही बोलना, ठीक है? जीएसटी एग्जम्प्ट होगा कि नहीं? पर चार्जेस तो 5,000 से ज्यादा है। चलो बैठ जाओ। अरे यार तो ठीक है ना। हाँ चलो आपकी बारी, बोलो। पढ़ा है पूरा तुमने? तो पूरा ही पढ़ा है, तो क्या छोड़ा है? तो क्या पढ़ा है बताओ? एजुकेशन वाला पढ़ा है? चलो एजुकेशन वाला पढ़ा है तो ठीक है। आ, अब मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, है ना?
पेस का एक स्कूल चलता है, ठीक है, पेस का क्या चलता है, एक स्कूल। इन्होंने एनुअल फंक्शन रखा, क्या रखा, अब पेस का स्कूल इतना बड़ा नहीं था, तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम एनुअल फंक्शन यहां पे रविंद्रनाथ जो गार्डन है जो भी है वहां पे रख दे, ठीक है। एनुअल फंक्शन में क्या हुआ ना राजा, इन्होंने सोचा यार लड़के लोग बहुत बिगड़े हुए हैं, उनको तो माहौल वाहौल चाहिए रहता है लड़के लोगों को, तो यहाँ पे बहुत है ना गंद मचाएंगे, तो इन्होंने बोला यार सिक्योरिटी की सर्विसेज ले लेते। क्या बात कर रहे हो, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग टू स्कूल तो एग्जाम्प्ट होता है। अरे यार एक और विकेट डाउन हो गया यार। अब बेटा अब तुम्हारी बारी, अब तुम, अब मेरे को बहुत ज्यादा पूछना पड़ेगा। बोलो बेटा, अब तुम बोलो। कुछ भी पूछो तो, क्या पूछूं, क्या वही तो पूछ रहा हूं। नहीं एजुकेशन तो हो गया है, एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, एग्रीकल्चर। भाई अब रेडी रहना, अब सजा मिलेगी है ना, एग्रीकल्चर। है ना, थोड़ा सा मेरे को दिमाग लगाने दो, क्योंकि अब मेरे को सजा दिख ही रहनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाँ हाँ सोचा ही है। फल को बेचना है, ठीक है, और इसको रिटेल मार्केट में बेचने के लिए मुझे पैकेजिंग सर्विसेज लेनी पड़ रही, ठीक है। ये जो पैकेजिंग सर्विसेज मैं ले रहा हूं, इस पे जीएसटी की बात होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं, एक बार बोल दिया नहीं होगी, प्राइमरी मार्केट में होती है। सर ये तो कौन सा मार्केट है? नहीं अब तो गलत हो गया, नहीं 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 बेटा, अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया। नहीं, आप पूछ लो भले, क्या बताओ सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या? अरे तुम क्या लड़कियों से पूछना ही नहीं मेरे को? नहीं नहीं, एक बार पे ऐसा थोड़ी, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ के साथ देखो बोल रहे हो, लॉक हो गया वो तो। बोलो क्या सजा देनी? हाँ, अरे यार तुम बताओ क्या सजा देनी है? एक पिक्चर का डायलॉग बोल। नहीं, एक पिक्चर का डायलॉग, अरे क्या है, एक पिक्चर का डायलॉग, कौन सी पिक्चर का डायलॉग बोलो? अरे यार मूवीज नहीं देखती तुम, तो फिर गाना वाना गाती हो? कार्टून दिख... हाँ अनुपमा का डायलॉग कर। अनुपमा तो तुम पक्का दिखती होगी। अरे यार, इसका रूममेट कौन है, इसकी रूममेट कौन है? अरे यार, अनुपमा नहीं दिखती तुम। चलो ये मेरे पास एक और सजा है। हाँ, अरे यार तुमको एक काम करना है, सुनना सजा, कोई भी क्लास का कोई भी एक लड़का, ठीक है, उसके बारे में तुमको कुछ भी बोलना है, अच्छा भला बुरा, पर उसका नाम नहीं लेना है, उसका नाम नहीं लेना है। अच्छा भला बुरा तुमको जो बोलना है तुम उसके बारे में बोलोगी, और
कुछ भी बोलना है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हो, ठीक है। बाकी की फिर क्लास डिसाइड करेगी कि तुम किसके बारे में बोल। अच्छा, वो क्लास में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे भाई, नहीं नहीं, और बोलो ना, और बोलो, और बोलो, इतना ऐसा थोड़ी, बहुत ही बोलना तो थोड़ा अच्छे से पड़ेगा, नहीं तो सजा तो वैलिड ही नहीं मानेगी भाई, सजा तो सजा रहती है। नहीं ऐसा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा यार, गाना गा के बता दो यहाँ तो। यार लड़कियां तो सजा ही नहीं कर रही, लड़के लोग गलत थोड़ी है यार। नहीं मजा ही नहीं आ रहा यार, कोई सजा बोलो गौतम यार। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।